तो गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी मैथ का। यानी आज से पहले जितने सारे ग्रुप डी के एग्जाम हुए हैं उनको हम मैथ का क्वेश्चन शिफ्ट वाइज हम सब लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। और हम आपको एक बेस्ट टेक्निक भी बताएंगे कि कैसे इन क्वेश्चनों को बहुत कम समय में एग्जाम में कैसे करते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था 23/8/2022 को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, हम उस क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी करेंगे कि आप कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा, ताकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो आपको भी साथ में सॉल्व करना है। देखो, वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चन देख के बनाओगे नहीं, अपने से नहीं बनाओगे, तो वीडियो देखने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका स्पीड बढ़ेगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, अन्यथा आपका प्रैक्टिस नहीं होगा। क्वेश्चन जानते हुए भी क्या है, एग्जाम हॉल में बहुत देरी करोगे क्वेश्चन को बनाने में। तो चलिए भाई, क्लास की शुरुआत में सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 में पहले कहता क्या है ये देखो। कहता है एक आपका समबाहुभुज है, समबाहुभुज है जिसके अंतःकोण का माप 120 डिग्री है। अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण का माप 120 डिग्री है। तो बताइए बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता भी दिए होंगे। ये प्रत्येक आपका जो भुजाओं की संख्या के लिए फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, यहां से बताओ। तो प्रत्येक कोण का माप अगर निकालना है अंतःकोण का, ये बराबर होता है क्या, n इंटू n माइनस 2 इंटू 180। अब बटे क्या होता है, n होता है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। ये 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब देखो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये बताओ n गुना 2 2n और ये 3n, 2n और 3n, ये जब उधर जाएगा तो n बचेगा। n बराबर क्या होगा, माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6, यानी n बराबर हमारा 6 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। पहले आप उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और इसका आप हमें एक लाइन में उत्तर बताइए क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पहले पढ़ो, कहता क्या है, उसके बाद हमें आंसर बताओ। यही कहता है कि यदि ए किसी वस्तु को 384 रुपया में खरीदा और उसे 356 में बेचा, और बी उस, अब क्या होता है, बी जो क्या करता है, एक वस्तु को 1234 रुपया में खरीदा, 54 रुपये खरीदा और 1672 रुपया में बेचा। तो बताइए ए का लाभ का प्रतिशत और बी के लाभ के प्रतिशत का अंतर, अनुपात क्या है। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन को अगर नहीं बना रहे हो तो आपके लिए समस्या है, और इस क्वेश्चन को आसान से नहीं बनाओगे तो ये भी आपके लिए समस्या है। तो डायरेक्ट हम रेशियो निकाले, परसेंटेज का रेशियो निकालें कि परसेंटेज प्रॉफिट का। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है। देखो, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो यहां पर हम डायरेक्ट निकालेंगे परसेंटेज प्रॉफिट का रेशियो, परसेंटेज प्रॉफिट का रेशियो। सर कहोगे सर कैसे? कहोगे सर ऐसे। देखो देखो, अगर यहां से हम निकालते हैं कोई वस्तु खरीदा, कॉस्ट प्राइस कितना है 384। देखो हम आपको डायरेक्ट करने के लिए बताएंगे। वस्तु को बेचा कितना में? कहोगे सर 556 में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? कहोगे सर ये प्रॉफिट हुआ है, अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 2 यहां पर होगा, 17 7 या 8 यानी 9, और यहां पर बच गया कितना, यहां पर कितना बच जाएगा, 4 4 में से 2 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी 192 का क्या होगा, प्रॉफिट। अगर हमें इसका परसेंटेज निकालना है तो गुना हमें क्या करना पड़ेगा, 100%। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। ये हमारा क्या आया, परसेंटेज प्रॉफिट, किसका, ए का। उसी प्रकार से अब तो बी का निकालो, हम आपको डायरेक्ट करने के लिए बताएंगे। देखो क्या कहता है,
एक वस्तु को खरीदे कितना में, कहोगे सर खरीदा है 1254 में, 1254 में। बेचा कितना में है, कहोगे सर 1672 में। तो प्रॉफिट कितना का हुआ, कहोगे सर यहां पर जो प्रॉफिट हुआ है, दो उधर 12 में, दो उधर तो दो इधर 8 बचेगा, 6 में से 1, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 400 कितने का, 48 का। 400 कितने का, 48, 18 का प्रॉफिट होता है। कितने का होता है, 418 का प्रॉफिट। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100%। दिक्कत है, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो हमें चाहिए क्या, परसेंटेज प्रॉफिट का रेशियो ए और बी का। तो ए का मेरे भाई कितना आया ये, और बी का कितना आया, कहोगे सर ये, हाँ आया ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। जब हम रेशियो लेंगे, जब ये हम रेशियो लेंगे, कोई भी संख्या में अगर परसेंटेज 100% है और इधर भी कोई संख्या 100% है, तो ये हमारा तो कट ही जाएगा ना, ये परसेंटेज से परसेंटेज। तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम आपको समझाने के लिए इतना बात लिखे हैं, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर से क्या लिखोगे, कहोगे सर 192 और बटे क्या हो जाएगा 384, और यहां पर से अनुपात लगाना है, अनुपात लोगे तो ये हमारा कट ही जाएगा और ये बच जाएगा 418 और बटे कितना होगा 1200। तो देखो तो ये कितने मर्त में कटा, कहोगे सर ये 2 मर्त में, 1/2। ये कितने मर्त में कटा, कहोगे सर 1/3। तो यहां से रेशियो आ गया कितने का, 3 और 2 का। तो परसेंटेज प्रॉफिट का रेशियो क्या आया, 3 और 2 का, यानी 3/2, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में है, और यही आपका सही आंसर है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको हम समझाने के लिए इतना समय लिए हैं, बशर्ते इस क्वेश्चन को बनाने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इतना आसान क्वेश्चन है, कुछ कहने का ही नहीं है। अगर इस क्वेश्चन को भी नहीं बनाते हो तो समझ लो आपकी तैयारी एकदम क्या है, 0 है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अगर हम नहीं बना रहे हैं तो हमारी तैयारी बिल्कुल 0 है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 में कहता क्या है, ये तो पढ़ो पहले। कहता यही है कि साइन a/1 प्लस कॉस है। देखो यहां पर साइन दिया है, देखो हम पूरा साइन नहीं लिखेंगे, साइन को s लिखेंगे, 1 प्लस क्या दिया है कॉस, प्लस में हमारा दिया है 1 प्लस कॉस बटे क्या है। अब हम थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, डायरेक्ट मन में सॉल्व करो। इस दोनों को जब एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आएगा, देखना नीचे क्या आएगा, 1 प्लस कॉस इंटू साइन आएगा। एलसीएम आ गया, हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही। जब ये एलसीएम आएगा तो 1 प्लस कॉस कट जाएगा, साइन यानी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। अरे हो जाएगा, कहोगे हाँ जी हो जाएगा, लिख ही देते हैं साइन स्क्वायर। जब इसमें इसको गुना करोगे तो 1 प्लस कॉस यानी 1 प्लस कोस यानी 1 प्लस कॉस का क्या होगा, होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर यानी 2 कॉस हो जाएगा, कहोगे हाँ जी हो जाएगा। तो ध्यान से सुनना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अरे क्या होगा 1, अरे क्या होगा 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और इसमें भी 2, तो 2 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस क्या बचेगा, कॉस बचेगा। और 1 बट यहां पर बच जाएगा क्या, कहोगे सर यहां पर बच जाएगा 1 प्लस कॉस इंटू साइन, इससे ये हमारा कट गया। तो बताओ ये 1/2 बटे क्या बचा, साइन, और साइन अगर ऊपर जाएगा तो साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कहोगे सर साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक, यानी 2 इंटू हमारा हो जाएगा कॉसेक, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। एकदम बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में कहता क्या है, कहता है सम चतुर्भुज के आसन्न कोणों की, पहला बोलता है, अब निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो चतुर्भुज के आसन्न कोणों की किसी भी युग्म का योग 180 नहीं होता है। यही बात आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। आसन्न कोणों का योगफल कितना होता है 180, जो कि ए ही नंबर आपका क्या है, गलत है, और गलत ही पहचाने के लिए बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, गलत होते हुए भी सही है, ऑप्शन नंबर ए।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता क्या है, एकदम सिंपल सा सॉल्व करने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 5 यहां से पढ़ोगे, कहोगे सर 12 ये 3 है और गुना 7 प्लस 8 माइनस 3 है, तो बताइए इसका मान क्या होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, क्योंकि इतना आसान सा क्वेश्चन है, इतना आसान सा क्वेश्चन है कि और इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। देखो, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो देखो भाई, यहां से बताओ, इसमें ये घटेगा तो कितना होगा, कहोगे सर 5 होगा, और 5 और 7 कितना होता है, कहोगे सर 12 होगा। अरे कितना होगा, 12। अरे कितना होगा, 12। अरे कितना हो जाएगा, 12। देखो यार, यहाँ से 5 हो गया, सॉरी 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 सॉरी, 5 हो जाएगा, 5 5 3 7 2 2 12। अब 12 गुना 3 करोगे, अरे 12 गुना 3 नहीं, सबसे पहले अब हो जाएगा कितना, ये हमारा हो गया कितना, 12, और ये 12 बटे कितना है, 3 है। तो बताओ, 12 तिया, एक बार चौक 3 चौके 12, अब 12 चौक कितना हो जाएगा, 48, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अरे सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया किए, और ये हमारा भागा, तो सबसे उसके बाद भागा का क्रिया कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4। जब ये 4 हो जाएगा तो 4 गुना जब 12 करोगे तो 12 चौके कितना हो जाएगा, 48। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई, कहता क्या है, एक आंकड़ा दिया गया है 9 3 5 4 4 5 और y है, तो बताइए उसका माध्य y है, तो आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। आहा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता यही है कि आंकड़ा दिया गया है 9 है, 3 है, 5 है, 4 है, 4 है, 5 है और y है। चलो लिख देते हैं, तो 9 3 5 5 नहीं, 5 के बाद क्या है, 4, उसके बाद क्या है 5, और ये आपका y है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अगर दिखाई ना देता होगा तो समझ लेना लास्ट में क्या है, y है। और इसका माध्य दिया गया है, तो माध्य क्या होता है, तो कहोगे सर माध्य होता है इन सभी संख्याओं का तो एवरेज ही तो होता है, सबको जोड़ करके कितने नंबर से भाग दे देते हैं, अब भाग देते हैं तो हमें माध्य पता चल जाता है। तो माध्य पता करते हैं जब इसका एवरेज होता है, तो मान लेते हैं कि ऐसी संख्या को माध्य मानते हैं जो यहाँ पर जो y है ना, वही आपका माध्य है। तो मान लेते हैं माध्य जो है, ऐसा क्या माने, मान लेते हैं माध्य ही मानते हैं 5। कितना मानते हैं, 5, यानी y बराबर हम 5 मानते हैं। तो देखते हैं 5 मानने पर हमारा सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। माध्य 5 आना चाहिए, तो y का एक वैल्यू y भी तो है, कहोगे हाँ जी है। तो चलो अब यहां पर देखना, अब माध्य से कंपेयर करो, माध्य हमारा 5 है, ये 5 है, तो ये कितना ज्यादा या कम है, कहोगे सर 4 ज्यादा है। ये कितना कम है, तो कहोगे सर ये 2 कम है। ये कितना कम या ज्यादा है, तो कहोगे सर 0 कम ना ज्यादा, ये कुछ नहीं है। ये कितना कम है, 1 कम है। ये कितना कम है, 1 कम है। ये क्या है, 0 के बराबर। इसको हमने y को 5 माना, तो इसको 5, यानी ये भी 0 के। तो देखोगे तो अगर इसको जोड़ने के बाद 0 चला आए, तो समझ लेना हमारा माध्य क्या है, 5 है, यानी एवरेज क्या है, 5 ही है। तो 4 हो गया, -2 हो गया, -2 हो गया, 0 आ गया, तो कहोगे हाँ जी 0 आ गया। मतलब y का मान यहां पर कितना रहा होगा, 5। तो आपसे ये नहीं पूछा कि उसका माध्य यानी वो नंबर्स कौन सा है, आपसे पूछा है कि बहुलक कौन सा है। तो इस सीरीज में देखो, ये जो आपका नंबर दिया गया है, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, कहोगे सर सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, ये तो 3 है, ये 9 है और 3 है, ये तो के बार है। 5 आपका के बार है, 1 2 3, 5 आपका कितना बार दिख रहा है, 3 बार। ये कितने बार है, 2 बार। 4 आपका 2 बार। तो बहुलक क्या होता है, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। तो 3 की संख्या सही, 5 की संख्या ज्यादा सबसे 3 बार है, और यही आपका सही आंसर होगा। तो बहुलक सबसे ज्यादा किसकी है, 5 की, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, 7 के ऊपर। किसके ऊपर, 7 के ऊपर। देखो
क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है क्या है, 10 वर्ष पहले एक मां की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। चल यहां पर बहुत, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। नहीं बता रहे हो तो समस्या है आपके लिए, आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है। आप खुद से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बन रहा है तो देख के पहले बनाओ, देख लो, उसके बाद वीडियो को पॉज करो, उसके बाद खुद से बनाओ। जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे ना तो समझ लो आपकी तैयारी नहीं हो रही है, सिर्फ आप टाइम पास कर रहे हो। किसके साथ? अपने ही साथ। चलो भाई, यहां पर से एक आपका मदर है, एक आपका मदर दिया गया है, और उसके बाद एक उसका डॉटर क्या है, सन दिया गया है। कोई दिक्कत होगी नहीं। तो अभी से, यानी मान लेते हैं प्रेजेंट टाइम को हम नाउ लिखते हैं। अभी के समय से कितने, 10 वर्ष पहले, यानी अभी से 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले यानी 10 ईयर्स लिखते हैं। कोई दिक्कत होगी नहीं। तो 10 वर्ष पहले जो था ना, पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। यदि पुत्र की आयु 1 है तो मां की उम्र कितना होगा? 3 होगा। कितना वर्ष पहले? तो 10 वर्ष पहले। लेकिन और क्या बोला है? यही बोला है कि 5 वर्ष पहले, यानी अभी से 5 साल पहले। 5 साल, देखो 5 साल पहले, 5 ईयर्स एगो। यहां पर जो इसका रेशियो है ना, कहता है क्या, उसकी मां की जो उम्र है बेटे की उम्र की 5/2 है। यानी बेटा का उम्र, अगर देखो ये 5/2 कहने का मतलब है कि बेटा का उम्र यहां पर 2 है, तो इसका उम्र कितना है? 5 है। कितना है? 5। कोई दिक्कत होगी नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो बात सुनो। इसको सॉल्व तो कैसे करोगे? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर क्या बताओगे? तो देखो भाई, अब यहां से देखना, आपको एक अच्छे से कंसेप्ट पता होगा। जो यहां पर एज का डिफरेंस 10 साल पहले मां और बेटे का था, 5 साल के बाद भी उसका एज वैसा ही रहेगा। नहीं, अभी भी उतना ही एज के बीच का दोनों का डिफरेंस रहेगा। ऐसा कभी हो सकता है कि मां और बेटे का उम्र के बीच का अंतर आज 10 वर्ष है तो 20 साल के बाद उसका अंतर 2 साल का हो जाएगा? नहीं, वो जितना छोटा है उतना छोटा हुआ हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो देखो, तो यहां पर अंतर कितने का है? कहोगे सर यहां पर तो अंतर 2 का है, लेकिन यहां पर अंतर कितने का है? कहोगे सर 3 का है। तो यहां पर कहता है 3 वर्ष का यूनिट में डिफरेंस है, और यहां पर कहता है कि 2 का यूनिट में डिफरेंस है। तो सबसे पहले डिफरेंस को बराबर करो। बराबर करने के लिए इसको 3 से गुना कर देना। कितना से? 3 से। और इसको कितने से गुना कर देना? 2 से गुना कर देना। तो आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये जो आ रहा है कब का? ये आ रहा है 5 वर्ष, अभी से 5 वर्ष पहले का। तो चलो, इसको जब 3 से गुना करोगे तो 9 आएगा, जब इसको 3 से गुना करोगे तो 3 आएगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। इसको जब 2 से गुना करोगे तो 10 आएगा, जब इसको गुना करोगे तो 4 आएगा। तो देखो, तो अभी से 5 साल पहले एज का जो है 10 है, तो इसका 4 है, इसका 9 है, तो इसका 3 है। कोई दिक्कत है? 10 साल पहले। तो अभी से 5 साल पहले, ये अभी से 10 साल पहले। तो देखो, इस दोनों में 10 साल, यहां से यहां तक ये 5 साल है। तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 5 साल ना अभी, यानी 5 साल तो ऊपर ये चला गया, और ये 10 साल ऊपर है। मतलब इस दोनों के बीच में कितना साल का गैप है? 5 साल का। कितने साल का? 5 साल का। तो 5 साल का है। लेकिन देखो तो ये बढ़ा कितना है? 9 से कितना हुआ है? देखो तो 9 से कितना हुआ है? 10। 9 से कितना हुआ है? 10। और ये 3 से कितना हुआ? 4। तो कितना यूनिट बढ़ा? कहोगे सर 1 यूनिट बढ़ा। 1 यूनिट बढ़ने के लिए हकीकत में उम्र कितना हुआ है? 5 साल का बीच में गैप है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 5 ईयर्स। तो प्रेजेंट टाइम नहीं, आज से 5 साल पहले ये मां की उम्र कितनी थी? तो कहोगे सर इसका 1 यूनिट का 5 है, तो 10 बचे 50 साल। यानी कब? आज से 5 साल पहले। 5 साल पहले। तो अब वर्तमान आयु क्या होगी? यानी उसकी वर्तमान आयु, यानी अभी 5 साल और जोड़ोगे तो वर्तमान साल कितना होगा? 55, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ए। बन गया? ओके हाँ जी बिल्कुल सही है।
अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखोगे बहुत आसान सा क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो भाई, कहता है तीन संख्या एबीसी इस प्रकार से को प्राइम है, सहअभाज्य है। तो बताइए पहली दो संख्याओं का गुणनफल और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो बताइए तीनों संख्या का योग क्या होगा। एकदम सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। तो ये संख्या कौन कौन सी हमें पता नहीं है। यहां पर कहता एक संख्या मानते ए है और बी है और ये सी है, और ये तीनों अपने में क्या है? को प्राइम है। ये तीनों क्या है? को प्राइम है, एक दूसरे से कोई काटता नहीं है। लेकिन बोला क्या है? अगर ए गुना बी करते हैं तो यानी पहली दो संख्याओं को गुना करते हैं तो गुणनफल कितना आता है? कहोगे सर 357 आता है। आता है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और अंतिम दो संख्या को गुना करते हैं तो कितना आता है? बी गुना सी करने पर कहोगे सर 609 आता है। तो बताइए वो संख्या क्या है? अच्छा लग रहा है 7 से कटता है, 7 ये भी कट रहा है। देखो तो 7 वो देखो। अब देखते पहले कॉमन देख ले। 3 से कट रहा है, कहोगे हाँ जी कट रहा है। ये भी 3 से कट रहा है, कहोगे हाँ जी कट रहा है। 8 15, ये भी 3 से 7 21 कॉमन आ रहा है। देखते 21 देखते हैं। तो क्योंकि बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, दोनों में है ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। मतलब 21 से वो भी कट रहा है, 21 से ये भी कट रहा है। मतलब बी के जगह हम 21 रख के देखते हैं, चेक करते हैं। पहले 21 रखते हैं बी के जगह, तो बी की जगह 21 रखने पर तो 21 एकम कितना हो जाएगा? अच्छा 7 से 21 एकम एक आ जाएगा। तो यहां पर 21 रखोगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 14 यानी 7 मरतबे, यानी 17। 17 गुना 21 एक दूसरे से को प्राइम है? हाँ है। चलो बात खत्म। तो ए का मान कितना आ गया? 17। बी का मान कितना हो गया? 21। 21 कब होगा बी का मान? जब ये सेटिस्फाई करेगा तब। तो देखो, तो अगर हम 21 रखते हैं और 609 को काटते हैं तो 21 दूना 42 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे नहीं होगा? कहोगे हाँ जी हो जाएगा। जब हो जाएगा तो 9 मरतबे यानी 29 मरतबे आ रहा है। यानी बी का वैल्यू अगर 21 है तो सी का वैल्यू कितना है? 29 है। ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो यानी यहां से देखोगे तो ये देखोगे को प्राइम है कि नहीं? एक दूसरे से को प्राइम है, एक दूसरे कोई काट नहीं रहा। यानी ए का मान आ गया 17, बी का मान आ गया 21 और सी का मान आ गया 29। तो कहता है तीनों का योगफल कितना होगा? तीनों का योगफल कितना होगा? लास्ट में 9 10 1 11 यानी 1 आना चाहिए। लास्ट में कितना आना चाहिए? 1, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में। अरे 9 1 10, सॉरी 9 1 10 7 7 कितना होगा? 17। 7 आना चाहिए, 67 होगा। 17 के साथ ऑप्शन नंबर एक ही में 67 है। 17 के साथ हाथ 1 और 3 3 2 5 5 1 6 67 होगा। यानी तीनों का योगफल कितना होगा? 67, जो कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है? सबसे पहले इस क्वेश्चन को बना। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। हम इस क्वेश्चन को आपको बना के बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पहले पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर हमें आप कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है? 9 लगातार 3 गुणकों का, अच्छा 9 लगातार 3 वो क्या है? गुणकों का योग है कितना? 9 के लगातार 3 गुणकों, सॉरी 9 के लगातार 3 गुणकों का योग 2457 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? एकदम सिंपल सा, मान लेते हैं एक संख्या 9x है, इसका लगातार गुणक हम निकालते हैं 9 इंटू एक्स प्लस 1, और एक क्या हो जाएगा? 9 इंटू एक्स प्लस, लगातार गुणक है एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, और इसी का योगफल दिया गया है कितना? कहोगे सर इसी का योगफल दिया है 2457। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो डायरेक्ट सॉल्व करते। देखो तो 9x, ये भी 9x और ये भी 9x, 9 का 9 9 18 9 27, इसमें कुछ नहीं। 9 और प्लस 18 कितना होगा? 27। जब 27 को उधर लेके जाएंगे तो 24 5 7 माइनस क्या होगा? 27। अब 27 से काटो, तो जब 27 से काटोगे तो 27 नमा और 27 एकम माइनस, फिर ये 27 एक मरतबे, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया?
तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये होगी, ये होगी या ये होगी? होगे सर सबसे बड़ी संख्या तो हमारा ये होगा। तो जब ये होगा भाई तो 9 गुना 90 प्लस 2 कितना होगा, 90, एक्स के बजेगा 90, 90 2 92, यानी लास्ट में 8 आएगा। तो लास्ट में 8 एक ही वो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि ऑप्शन 800 कितना है 28। हो गया, क्वेश्चन बन गया, बहुत सिंपल सा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। सबसे पहले दो क्वेश्चन को, इस चार्ट को पढ़ो, इस चार्ट में क्या कहा गया है, उसके बाद क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। ठीक है, हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो कहता है कि चार्ट में जो दिया गया है ना, क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में जो चार्ट में दिया गया है, आपसे कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 10 लिख दे रहे हैं पहले। 10 में ये कहा गया है कि फलों, ध्यान से सुनना, हम लिख दे रहे हैं इधर पहले फलों, उसके बाद क्या है आईटी, और उसके बाद क्या है रक्षा। ठीक है, रक्षा 2018 से 2020 के बीच का हमें क्या है औसत निर्यात निकालना है। तो आंकड़ा पढ़ो, सारा ऑप्शन आखिरी क्या चीज में दिया गया है, करोड़ों में। तो देखो भाई आंकड़ा क्या चीज में दिया गया है, करोड़ों में। तो हमें लेना है आंकड़ा फल का, कहां से, 2018 से 2020 के बीच। आईटी उत्पाद का कितना लेना है, 2018 से 2020 के बीच। सुरक्षा उत्पाद का कितना लेना है, 2018 से लेकर 2020 के बीच का आंकड़ा हमें दिया गया है। हमें औसत निकालना है, तो औसत निकालो। तो सबसे पहले देखो हम फल वाला का चेक कर रहे हैं, तो फलों वाला चेक करोगे तो सबसे ऊपर में 18 से कितना है, क्योंकि सर फल वाला जो आपका है, फल वाला जो आपका है 2018 में 61 है, 2019 में 70 है, और 2020 में आपका 75 है। तो टोटल कितना हुआ, तो कहोगे सर 7 7 14 14 26, यानी 200 200 और कितना होगा 206 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 206, 206। तो फलों वाला का कितना का कारोबार हुआ, 206 करोड़ का, 206 का निर्यात हुआ। अब कहता आईटी उत्पाद, तो आईटी उत्पाद में कितना है, कहोगे सर आईटी उत्पाद में है 2020 तक लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। तो 2018 में 120 है, और 2019 में आपका 100 है, और आपका 2020 में आपका 216 160 है, 160 है। तो कितना हो जाएगा, कहोगे सर 380। कितना हो जाएगा 380 आईटी उत्पाद, यानी हम ले रहे हैं कहां से 18 से 20 तक। उसी तरह से हमको लेना है रक्षा में दे लेना है, ये आपका 80 है, ये आपका 110 है, और उसके बाद हमारा कौन सा है 50। तो जोड़ दो, ये 5 हो जाएगा, तो 8 8 16 1 17, और ये कितना हो जाएगा 275। कितना हो जाएगा भाई 275। अगर ये हमारा 275 है, तो अब यहां से देखना ये कौन सा है, रक्षा वाला। तो तीनों को जोड़ो, तो तीनों को जोड़ोगे यानी औसत न निकालना है, तो सबसे पहले जोड़ना पड़ेगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। 11 का 1 बाकी रहल 1, और 9 और 6 कितना, 9 और 7 कितना होगा 16, 16 के 6 ए बात में हाथ में 1, 3 3 6 2 कितना होगा, 6 2 कितना होगा 9, 3 2 5 2 7 1 8 ना होगा 8 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 8। तो यानी जोड़ने के बाद आया कितना 861, कितना आया 861। कितने वर्षों में, 18 19 20, यानी 3 साल में, यानी 3 साल में हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 8 तिया 24, 7 तिया 21, यानी 227 करोड़ औसतन आएगा, जो कि ऑप्शन 287 करोड़ आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। कितने के ऊपर, 11 के ऊपर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। ठीक है, हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 में क्या कहा गया है ये पहले पढ़ो। कहता है 13 क्रमागत संख्याओं का औसत दिया गया है। चलो भाई, हमें नहीं पता कि संख्या कहां से स्टार्ट होती है, लेकिन संख्या क्रमागत है। मान लेते हैं संख्या x है, तो दूसरी संख्या x + 1 होगा,
और तीसरी संख्या x प्लस क्या होगा 3 होगा। अरे होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। और डॉट 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 x प्लस क्या होगा, 13 संख्या है तो x प्लस 12 कर जाएगा। और इसका औसत 36 दे दिया गया है, तो कहता क्या है, और कहता यही है कि सबसे छोटे पूर्णांकों के 2 गुने और 13 पूर्णांकों में सबसे बड़ी संख्या को जोड़ दिया जाए तो योगफल क्या होगा। तो सबसे पहले संख्या ज्ञात करो छोटी, तो इसको निकालने के लिए औसत अगर हमें लगातार संख्या दे दी गई है तो क्या होता है, पहले नंबर में आखिरी नंबर को जोड़ करके 2 से भागा दे देते हैं, यानी x प्लस 12/2 कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाता है, औसत। क्या आ जाता है, औसत। तो यहां से डायरेक्ट करते 2x और ये क्या है 12, जब 2 से भागा दोगे तो क्या होगा, x प्लस आ जाएगा 6 और क्या हो जाएगा 36। तो x बराबर हमारा कौन आया 30। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी 30 होगी, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, x प्लस आपका 12 है यानी 42 होगा। तो सबसे बड़ी संख्या 42, सबसे छोटी संख्या 30। तो कहता है सबसे छोटी संख्या का, तो सबसे छोटी संख्या कौन है 30 है, इसका 2 गुना और सबसे बड़ी संख्या को जोड़ दो तो कितना हो गया 102। तो आपका आंसर कौन सा है ए। बस क्वेश्चन बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, क्योंकि सबसे आसान सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं हो सकता है पूरे ब्रह्मांड में। कहोगे सर कैसा बात बोल रहे हैं, ऐसा ही बात बोल रहे हैं। आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 12 में कहता क्या है, निम्नलिखित चार्ट को पढ़ना है, पावर बैंक के निर्माताओं के बारे में बताया गया है। अब इसके संदर्भ में कुछ बोला गया है, बोला क्या गया है, यहाँ पर कुछ खर्चों के बारे में बताया गया है और कहता है यदि पावर बैंक का निर्माण, पावर बैंक है ना, पावर बैंक का निर्माण करने में 50,000 रुपया लागत लगता है। अच्छा चलो 100 पावर बैंक है, पावर पीवी लिख देते हैं, बनाने में खर्चा कितना होता है 50,000। चलो आगे क्या बोलता है, बताता है एक पावर बैंक बिक्री कितना होना चाहिए जिससे 50% प्रॉफिट हो। तो देखो भाई, तो यहां पर जो सारा दिया है ये आपका क्या है, विनिर्माण लागत है। ये क्या है, विनिर्माण लागत है, विनिर्माण लागत है, जो कि आपका क्या है, पूरे कॉस्ट प्राइस, पूरे प्राइस का, यानी जो उतना टोटल खर्चा लगता है उसका वो 30% है। लेकिन हमें पूछा है एक के बारे में, तो ये 100 गो का पावर बैंक का खर्चा 50,000 है, तो एगो पावर बैंक का खर्चा कितना आएगा, कहोगे सर एगो का खर्चा आएगा 100 से भागा दे देंगे तो 500। ये 500 क्या आया, ये आया विनिर्माण लागत आया। क्या आया, विनिर्माण लागत। और चार्ट में कहता है कि विनिर्माण लागत जो है वो 30% है टोटल खर्चे का, तो टोटल खर्चे पर 30%, ये 30% के बराबर है। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो पूरा कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो सर 500 अब बटे 30 अब गुना क्या होगा 100 हो जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, लेकिन इस पर उसे क्या कमाना है, कितना कमाना है, तो कहोगे सर उसे उस पर उसके कमाना है 50% का प्रॉफिट, यानी बेचेगा कितना में 150% में, यानी 500 बटे 30 गुना 100 का, यानी 150% पर बेचेगा, तो 150% पर बेचेगा मतलब 3/2। ये 0 से 0 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, ये 5 हो गया, मतलब वस्तु को बेचेगा कितना में 2500 में, यानी तब होगा उसको 50% का प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ। बहुत ही सिंपल सा बात है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता क्या है, कहता क्या है 45, 78 और 117 है। 45 है और क्या है 78 है और कितना है 117 है। तो
तो आप हमें बताइए कि इसका HCF क्या होगा। अरे भाई बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा बात है। इस दोनों का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 33। या तो इसका HCF 33 होगा या तो इसका कोई फैक्टर होगा। तो फैक्टर करेंगे तो इसका एगो को फैक्टर आएगा 3 गुना 11। आप देखते हैं ये संख्या 3 और 11, 11 से तो डिविजिबल नहीं है, यानी 3 हो सकता है, और 3 हो सकता है और 3 को है भी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगर ऑप्शन एक भी रहता ना, एक, तब हमें चेक करना पड़ता कि ये 3 से कट रहा है कि नहीं, ये 3 से कट रहा है कि नहीं, ये 3 से कट रहा है कि नहीं। 5 4 9, 7 7 14 1 15, 7 2 9, यानी 3 से कट रहा है, मतलब ये क्या है, 3 से डिविजिबल सारा संख्या है। तो हम कह सकते हैं ये 9 से नहीं होगा, 9 से नहीं कटेगा, ये तो 9 से कटेगा ही नहीं, ये दोनों कटेगा बट ये नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो कहता क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 14। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। ध्यान से सुनना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर है। जब इसको निकालते हैं ना, साधारण ब्याज का कंसेप्ट यहां पर अलग हो जाता है, लेकिन यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट क्या हो जाता है, अलग। तो यहां पर सबसे पहले ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, और ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो ये हो जाता है 2 गुनी, यानी एक की राशि हो जाती है 2। कितनी हो जाती है 2। अच्छा इसको थोड़ा सा छोटा में लिखते हैं, क्योंकि उधर चला जाएगा तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या है, अमाउंट है। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। तो एक की राशि हो जाती है 2, यानी दुगने होने में कितना समय लगा, कहोगे सर 10 साल लगा। यानी अब जो राशि है फिर इसको 2 गुना होने में कितना समय लगेगा, यानी 2 की राशि 4 होने में कितना समय लगेगा, कहोगे सर 10 साल और लगेगा। लेकिन बोला क्या है आपको कि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा, यानी एक की राशि कितनी होगी, 16। तो बताओ अगर फिर से बात करें, 4 की राशि 8 हो जाएगी, यानी 2 गुना, यानी कितना, 2 गुना, यानी 4 की राशि 8 हो जाएगी, तो फिर इसको इतना बढ़ने में कितना समय लगेगा, 10 साल। अब फिर कहता है 8 की राशि फिर इसको 2 गुना करोगे, यानी प्रत्येक 10 साल में वो राशि 2 गुना हो जाती है, तो 8 की राशि 16 हो जाएगी, कितना समय लगेगा, 10 साल। तो टोटल समय कितना लगा, कहोगे सर 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, यानी टोटल टाइम टेकन कितना, 40 साल, जो कि ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 15 आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, हम इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता भी देंगे। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर आपका 15 में क्या कहा गया, इतना आसान सा क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसका विकर्ण क्या है, 12 और 15 है। चलो भाई विकर्ण दे दिया गया है, ठीक है। डायगोनल आपका जो आपका पहला और कितना है, 12 है, और D2 कितना है, 15 है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 और D1 इंटू D2, यानी विकर्णों का गुणनफल, यानी 12 गुना 15, ये कितना हो जाएगा 6। तो बताओ 16 15 15 6 का 90, कितना आ जाएगा 90, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में भी है। कहोगे नहीं सर ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा क्या रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो, ठीक है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, तो हम आपको बता रहे हैं। तो अब यहां पर से देखो क्या है, आपसे बोला गया कि लगभग मान को दर्शाया गया है, तो लगभग मान हमको लेना है। तो चलो भाई यहां पर 125.99 है, तो किसके नजदीक है, कहोगे सर 126 के नजदीक है। अब उसके बाद माइनस है, तो माइनस है, 35.92 है, मतलब किसको कितना लेना है, 36 लेना है। उसके बाद गुना है, तो गुना है कि प्लस है,
कहोगे प्लस है, तो चलो प्लस है। 3.89 है, 3.89 है, मतलब कितने के, किसके नजदीक है, 4 के नजदीक है। अब उसके बाद क्या है, 16.11 है, तो किसके नजदीक है, कहोगे सर 16 के नजदीक है। बात खत्म, हो गया, हो गया ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 16 चौका 64, अगर इसमें हम 36 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 90। कितना हो जाएगा, 90। 90 प्लस 64 करोगे तो 154 आएगा, जो कि 154 ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में है। और इस तरह का क्वेश्चन भी आप नहीं बना रहे हो तो समझ लो आपके लिए समस्या है, आप इसको बनाया करो। क्वेश्चन को ये वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दो ताकि आपका समय बचे और ज्यादा, क्योंकि हमें तो समझाना होता है, हर चीज बताना होता है, ताकि तो हम धीरे धीरे बताना पड़ेगा ना। लेकिन हम थोड़ा, आप लगते हो कि हम जानते हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लिया करो। अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, ये पहले पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18 ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 144 किसका होता है, 12 का। और बताओ क्या है, उसके बाद 0.0169, तो 4 अंक के बाद है तो बाहर निकलेगा तो 2 अंक के बाद। और ये होता है 169 किसका होता है, क्योंकि सर 169 होता है 13 का, तो 2 अंक के बाद लगाओगे तो 13 आएगा। बात खत्म, कहोगे हाँ जी। 441 किसका होता है, कहोगे 441 21 का होता है। अंदर में 2 अंक तक है तो बाहर आएगा तो 1 अंक के बाद निकल लगेगा, यानी इतना। बात खत्म, कहोगे हाँ जी खत्म। तो यहां से तो हो गया, ये 14 होगा, अरे कितना होगा 14, यानी 14 दशमलव समथिंग आएगा, 14 दशमलव समथिंग 21 गो है। अब यहां से करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये कितना होगा 3, यानी 14.23 ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ। कितना आसान सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर हमें करके बताओगे, ठीक है, बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 18, ओहो क्वेश्चन नंबर 17 था ना, क्वेश्चन नंबर 17 था, इससे पहले क्वेश्चन नंबर अब 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 18 है। चलो लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स बराबर कितना है 18, और क्या दिया है वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई बराबर क्या है 24। तो बताइए हमें x प्लस वाई का मान क्या होगा, एकदम निकाल देंगे। सबसे पहले दोनों को जोड़ दो, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अरे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जुटेगा तो 2xy, और ये क्या होगा x प्लस वाई। तो देखो तो इतना को तो जब देखोगे, जब जोड़ोगे इधर तो कितना आएगा 4 12 3 1 4 42, इतना को देखोगे तो इसको समझो a, इसको समझो b, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी x प्लस वाई का क्या है होल स्क्वायर, इधर क्या है x प्लस वाई बराबर क्या है 42। तो अब इस दोनों में कॉमन क्या है x प्लस वाई कॉमन ले लो, अंदर में बचेगा x प्लस वाई प्लस 1। अब हमें x प्लस वाई का मान ऐसा क्या रखें, रखने पर जो यहाँ पर x प्लस वाई के रखने पर 42 आ जाए, ऐसा कौन सा है। तो पहले आप -6 का चेक करोगे, तो माइनस का 6 और यहां पर करोगे तो यहां पर कितना 6 प्लस ये कितना होगा 5 आ जाएगा, माइनस का 5 यानी 6 5 30 आ रहा है, 42 सेटिस्फाई नहीं करेगा, हटाओ बात। माइनस का 6 तो नहीं होगा, ना ही ए होगा और ना ही डी होगा, ये दोनों हटक गया। अब यहां से 7 रख के देखो, 7 रख के चेक करते हैं तो 7 रखने पर आता है, 7 रखोगे तो ये 7 1 8 हो जाएगा, 7 8 56, ये भी नहीं होता है, यानी एक तो होगा ही नहीं, 7 रखने पर भी होगा नहीं। तो अब यहां पर 5 रखने पर जो सी नंबर चेक करते, 6 रखो तो 6 रखोगे x प्लस वाई, 6 रखोगे तो 6 प्लस 1 7, 7 6 42, यानी 6 रखने पर तो आ रहा है, -6 रखने पर नहीं आया, 6 रखने पर आया, तो 6 रखने पर आपका बी में भी है और सी में है। तो अब यहां पर हम माइनस का 7 रखते हैं, तो आपका देखो -6 रखने पर आ गया। अब यहां पर 7 माइनस का 7 रखते हैं और माइनस का 7 प्लस, यानी माइनस का क्या बचेगा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 6 42,
यानी माइनस का 7 और माइनस का 6 होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। यानी x प्लस वाई का मान अगर 6 रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा, -7 भी रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 इतना आसान सा क्वेश्चन है, इतना आसान सा क्वेश्चन है कि और इससे आसान नहीं हो सकता है। चलो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता क्या है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन क्या है। बताओ भाई, गोले का आयतन क्या होता है? तो गोले का आयतन भी नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो पता करना चाहिए। तो गोले का आयतन क्या होता है? कहोगे सर 4/3 पाई आर क्या होता है, क्यों होता है? तो यहां पर हमें आर की जरूरत है, लेकिन डी बराबर 12 है, तो आर बराबर कितना होगा, 6, इसका आधा। आर निकल गया, कहोगे हाँ जी निकल गया। तो आर निकल गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखो, क्वेश्चन बनाओ। तो देखो सारा आंसर पाई का मान क्या किया गया है, एज इट इज है, जैसे था वैसा ही है। तो हम भी इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो आर का वैल्यू 6 कितने बार, 3 बार। तो बताओ ये 2 हो जाएगा, 6 छक 36 गुना क्या होगा, 72। अब 72 गुना 4 करोगे तो क्या होगा, 288 पाई आ जाएगा। 288 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, सेंटीमीटर क्यूब में। आयतन है तो क्यूब में होगा ही होगा। अब 19 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता क्या है, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में कहता क्या है, सबसे पहले पढ़ो। तो अगर अपने से नहीं बना रहे हो ना, क्वेश्चन को खुद से नहीं बना रहे हो ना, तो आपकी तैयारी करना बिल्कुल व्यर्थ है। आप खुद से बनाइए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर हम बना रहे तो आप, मेरे लिए प्रैक्टिस हो रहा है, आप कर रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस होगी। कोई भी टीचर का वीडियो सिर्फ देखने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है तो यहां से देखो, वीडियो को पॉज करो, खुद से बनाओ। उसके बाद समझ में नहीं आता वीडियो को देखो, अगर नहीं आया तो फिर से, अगर बन भी गया है, क्वेश्चन बता भी दिया गया है, तो फिर से बंद करना। अब बना लिया देख करके भी, तो खुद से फिर एक बार फिर से बना, जिससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस होगा। अब प्रैक्टिस होगा ना, सबसे बड़ा चीज है प्रैक्टिस। जो जितना प्रैक्टिस ज्यादा करेगा उसके लिए उतना फायदा होगा। चलो भाई, अब कहता है कि 2000 रुपये मीनू की, अच्छा 2000 ईस्वी में मीनू की आयु बहन की आयु की 3 गुनी थी। चलो भाई 2000 ईस्वी में, चलो 2000 ईस्वी के बारे में बात कर रहा है, जो भी रहा हो। तो 2000 ईस्वी हम मान लेते हैं यहां पर, ठीक है। कहोगे चलो 2000 ईस्वी, 2000 ईस्वी आपका। अब इस 2000 ईस्वी में वो अब मीनू है और उसकी बहन है, यानी इसको लिखते हैं मीनू और इसको लिखते हैं वो सिस्टर करेगा और बहन है। तो उसकी बहन की आयु का 3 गुना है, यानी 3 गुना है, यानी इसकी आयु 1 है तो अभी इसकी आयु 3 है। तो कहता है कि 2010 में, 2010 में, तो 2010 में, तो 10 में होता क्या है, उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। अरे भाई, एक बात तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि दो व्यक्तियों के बीच का जो डिफरेंस होता है हमेशा क्या रहता है, बराबर। यानी आज वो 10 वर्ष की बड़ी है तो कल भी 10 वर्ष की बड़ी ही रहेगी। यानी आज 24 वर्ष की ये बड़ी है तो 10 साल के बाद भी ये 24 वर्ष की बड़ी रहेगी, या चाहे जितना भी समय हो जाए, वो दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, 24 ही रहेगा। यानी 10 साल के बाद भी उसका डिफरेंस क्या रहेगा, 24 ही। कितना रहेगा, 24 ही। तो इसी को हम निकाल लेते हैं। तो डेज का डिफरेंस 2 यूनिट, इसी का वैल्यू कितना है, 24। यानी आज से 10 साल पहले भी, यानी 2010 से 10 साल पहले भी, यानी 2000 में भी एज का डिफरेंस कितना होगा, 24 कितना गुना, 12 गुना। तो उस समय यानी 2000 के समय, 2000 ईस्वी के समय मीनू का आयु कितना था, 12 तिया 36 साल। कितना साल, 36 साल। तो आपसे बोला क्या कि 2010 में मीनू की आयु, तो 2000 से 2010 आते आते कितना साल बढ़ा, 10 साल बढ़ा। तो 10 साल बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। यानी 2010 में मीनू की आयु 46 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए।
कितना में है, ए में है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 21 देखो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग कुछ ज्यादा करेंगे नहीं। क्या करेंगे भाई, वो भी बता दे रहे हैं। ज्यादा नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, हम लोग यही करेंगे, कहता है हल कीजिए, बैठ के गधों की तरह हल इसको करना नहीं है। यहां पर डायरेक्ट हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से। अरे कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से। ऑप्शन रखो, जो सेटिस्फाई कर गया आपका आंसर हो गया। तो x बराबर हम 6 रखते हैं, तो बताओ 6 पचे 30, अब 30 में से 3 जाएगा तो 27 होगा। कितना होगा, 27। और 27 दूनी कितना होता है, 54। जब यहां पर 6 रखेंगे तो 6 तिया 18, 18 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 13, और 13 ही कितना होगा, 39। तो देखो तो लास्ट में 3 आ रहा है, 13 3 अच्छा कितना आ गया, 4 यानी 93। कितना आ गया, 93। सेटिस्फाई कर गया ऑप्शन नंबर ए, खत्म। अब ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। 22 नहीं, ओहो 26 हम लिख दिए थे। क्वेश्चन नंबर हमारा ये कितना था, 21 था ना, सॉरी, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 था। चलो कोई नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22 में, अच्छा समीकरण दे दिया गया है, समीकरण क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन। चलो भाई कोई बात नहीं, 22 हो गया, 21 से 22 आएगा तो 6 हो गया, माइनस आपका कितना हो गया, 5x² हो गया, और कितना हो गया 8x। अब बराबर क्या है, ये है ना, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही यही है। तो आपसे बताइए कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो यानी आपसे पूछा है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। जहां c क्या होता है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमारा कौन है, 6 है। चलो अब a क्या होता है, तो कहोगे सर a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², यानी x² का गुणक कौन है, कहोगे सर 5 है। 5 नहीं बल्कि माइनस का 5 है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया बाबू, कहोगे सर -6/5, -6/5 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन में तो ज्यादा हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन में तो बनाने में परेशानी नहीं हुई है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा क्या रहा है, सबसे पहले ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में यही बोलता है, एकदम साधारण सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है 3 पे पावर 0 है, क्या है भाई, 3 पे पावर 0 प्लस, ये 3 पे पावर -2 है प्लस, उसके बाद क्या है 3 पे पावर -1 है, और गुना कितना है 27 है। तो आप हमें बताइए इसका आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल सा कुछ। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट सॉल्व करें, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो किसी भी संख्या पे पावर 0 तो इसका वैल्यू 1, अगर ये माइनस है मतलब ये कितना 1/3 पे पावर 2, तो 3 तिहाई कितना होगा 9, और ये कितना होगा +1/3। तो सॉल्व करते हैं, ये 9 + 1 प्लस कितना होगा 3, 10 3 13, 13 बटे कितना हो गया 13/9, और इधर गुना कितना है 27, तो 9 तिया कितना होगा 27, 13 तिया कितना होगा 39, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया है, सबसे पहले ये हमें बताओ। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कहोगे कैसे सर सिंपल है, आप तो बता ही नहीं रहे। तो देखो एक बाइक आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, और कहता है यदि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट देरी से चलता है। तो बताओ, आप बताओ हमें क्या बताओगे, तो बताइए समान मार्ग पर समान चाल चलने के लिए कितने समय में बाइक को कितने मिनट लगेंगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। यहां पर हम क्या करते हैं,
यहां पर लिखते हैं टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो। क्या लिखते हैं? स्पीड का रेशियो। तो स्पीड होता कितना है? कहोगे सर 50। 50 से कितना हो गया? 60। तो 50 से 60 हो गया, डिस्टेंस आपका सेम है, तो टाइम इसका क्या होगा? उल्टा, यानी 6 से 5। तो टाइम में डिफरेंस कितने का आया? 1 यूनिट का। लेकिन यहां पर देखना टाइम में डिफरेंस कितने का है। कहोगे सर अगर वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो कितने मिनट लेट पहुंचता है? 10 मिनट लेट पहुंचता है। लेकिन वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो कितने मिनट लेट पहुंचता है? तो कहोगे सर वो 5 मिनट लेट पहुंचता है। मतलब इससे यह 5 मिनट लेट ही पहुंचता है। अगर ऐसे समझो, अगर ये राइट टाइम यहां पर है तो राइट टाइम यहां पर है, अगर यहां से यहां तक उसको कितना मिनट? 10 मिनट। अब यहां से यहां तक कितना मिनट? 5 मिनट। तो समय का अंतराल अभी देखो तो स्पीड बढ़ाया तो अभी भी समय का अंतराल कितने का आ रहा है? 5 का। कितने का अंतर आ रहा है? 5 का। मतलब यही समय का अंतर कितने मिनट? 5 मिनट का। हो गया, बात खत्म। 1 यूनिट का वैल्यू 5 आया तो ये कितना होगा? 6 5 30। यानी वह व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो उसको समय कितना लगता है? 30 मिनट लगता है। अरे कितना लगता है? 30 मिनट। लेकिन कहता है अगर समय पर पहुंचना है तब, तो 30 मिनट से जब पहुंचता है ना तो 10 मिनट देरी होता है। अरे 10 मिनट क्या होता है? 10 मिनट पहले पहुंच जाता है कि देरी से? 10 मिनट देरी होता है, मतलब लेट से पहुंचता है। मतलब इसमें समय आपका क्या है? लेट भी जुटा होगा। मतलब सही समय क्या होगा? 20 मिनट। तभी तो वो 10 मिनट लेट, 30 मिनट में पहुंच रहा है तो 10 मिनट देरी से पहुंचा। मतलब राइट समय उसका कितना होगा? 20 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। चलो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 25 में हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो होता क्या है क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 पहले पढ़ो, उसके बाद आंसर देने की कोशिश। डायरेक्ट देखना। कहा क्या गया है? महेश द्वारा कारखाने में एक वस्तु को उत्पाद करने कितना है? लागत 2000 रुपया थी और स्वरूप तक लाने में उत्पाद लागत का 10% खर्चा होता है। तो खर्चा होगा तो जुटेगा किस पर? कॉस्ट प्राइस में। कहोगे हाँ जी। उसके बाद कहता क्या है? उसे 15 सब कुछ खर्चा उर्चा जोड़ करके वो लागत यानी कुल लागत पर 15% अधिक पर मूल्य रखता है। तो बताइए उसका शोरूम विक्रय मूल्य क्या है? एकदम सिंपल से बात। देखो बोला यही है कि वस्तु का जो भी प्राइस था उसको दम खर्चा किया लाने तक, शोरूम तक लाने में कारखाना से कितना? वह वस्तु के प्राइस का 10%। तो अब टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? क्योंकि सर लाने में जो खर्चा लगा 10%, तो इसको जोड़बे ना करेंगे? कहोगे हाँ जी। तो 11/10 हो जाएगा। अब ये जो प्राइस आया है इस पर 15% बढ़ा दिया, यानी 5% होता है कितना? कहोगे सर 1/20। अब 15% इसका 3 गुना, ये 3 बढ़ा देगा, यानी हो कितना जाएगा? 23/20। ये 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये कितना आ गया? 10। तो यहां से डायरेक्ट गुना ना कर दोगे, 230 और 23 करोगे तो 3 5 2 और 1 0, यानी 2530 रुपया 2530 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी। आप गुना करते रहना बैठ करके, ठीक है? हो गया हाँ सर, कर लेंगे हम बहुत अच्छे तरीके से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। तो हम इन क्वेश्चनों को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ये देखो, एकदम सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। इससे और आसान क्या होगा प्रॉफिट लॉस में? बताओ तो। आगे का देखो क्वेश्चन नंबर 26, उसके बाद क्वेश्चन 27 28, 2 क्वेश्चन और है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहा गया है सबसे पहले पढ़ो तो कहता एक वस्तु का विक्रय अंकित मूल्य 30% की छूट देता है, 30% का, फिर भी 10% का लाभ होता है। बताइए अंकित मूल्य उसके कितना प्रतिशत, यानी लगभग में मान पूछा है। तो सिंपल सी बात है, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और क्या है? सेलिंग प्राइस। तो छूट देता है कितना? 30%। तो 30% को हम लोग क्या लिखते हैं? कहोगे सर 3/10। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य अगर 10 है तो 3 कम करके बेचेगा। ये बेचेगा कितना में? 7 में। अगर उसका है 10 है तो कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता क्या है
कि अगर छूट देता है भी तो उसे 10% का प्रॉफिट होता है। 10% मतलब 1/10, 1/10। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10 है तो उसको एक ज्यादा करके बेचेगा, 10 का सामान कितना में बेचेगा, एक में। एक बार सेलिंग प्राइस 7 का था, एक बार 11 का था, गड़बड़ बात है, इसको बराबर करो। इसको बराबर करने के लिए 7 से गुना, 11 से गुना और ऊपर वाले को 7 से गुना। जब करोगे इसको तो क्या हो जाएगा, 10 दहे के 70। अगर इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 0। और ये हमको इसी से मतलब है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस कितना ज्यादा, कहोगे सर यहाँ पर से 30 40, 40 ज्यादा। और 40 बटे कितना हो जाएगा, कहोगे सर 40/70। और 0 से 0 कट गया तो 1/7 कितना होता है, कहोगे सर 14.28। तो इसका कितना गुना, 4 गुना। जब इसको 4 करोगे तो 8 चौके 32, 32 के 2 3 हो जाएगा, और 8 और 3 कितना होगा, 11। और उसके बाद 1 हो जाएगा, 4 चौके 16, 1 17 और 5, यानी 57.12%। 57.12, ये इसी के लगभग में है ना। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। एकदम साधारण सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे ये तो बांटने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो, कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 में पहले क्या कह रहा है ये पढ़ो। कहता एक धनराशि को 4 सदस्य ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा गया है। चलो, ये कौन है ए, ये कौन है बी, ये कौन है सी, ये कौन है डी। ठीक है, 4 है, ये कितना है 7 है, और ये कितना है 9 है, और ये कितना है 3। चलो, और कहता है सी और डी का अंतर। अच्छा, सी और डी का अंतर देखो तो यूनिट में कितने का है, कहोगे सर 6 का। सी और डी का अंतर कितने है, 72। 6 एकम 18 क्या है, 12 छक 12 पचे 60, 12 छक 72, 160 गुना। कितना गुना, 160 गुना। तो आप हमें बताइए कि डी का हिस्सा कितना है, तो इसका भी कितना गुना, 160 गुना। तो बताओ 160, 16 कम 32, 16 48, कितना 16 48, 480, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन भी आप नहीं बना रहे हो, समस्या है भाई। नहीं बनाते हो इस तरह का क्वेश्चन तो क्या है, दिक्कत है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता क्या है, एक साइकिल चालक 2.4 किलोमीटर 4 मिनट 10 सेकेंड में तय करता है। तो बताइए उसको कितना, 6 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। तो चलो भाई यहां पर से हम डायरेक्ट निकालते हैं। बता 2.5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, कहोगे सर 4 मिनट 10 सेकेंड। 4 सेकेंड को हम क्या घंटे में बदल देते हैं, तो घंटे में मिनट में बदल देते हैं। ये कितना हो जाएगा, कहोगे सर इतना, 1/6, यानी 4 पूर्णांक 1/6, 6 चौके 24 से 25, यानी ये हो जाएगा 25 बटे कितना 6, 25/6 मिनट। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो बताओ 1 किलोमीटर जाने में उसको कितना लगेगा, कहोगे सर 25/6 और गुना 2.5 नीचे में। हाँ जी, कहोगे हाँ जी। तो ये गुना 10 हो जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है, 6 किलोमीटर जाने में। तो 6 किलोमीटर जाने में स्वाभाविक बात है 10/6 गुना 6 मिनट लगेगा, यानी 10 मिनट लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी। सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तो सारे क्वेश्चनों को हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर, सारे के क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताते भी होंगे। चलते हैं आज की क्लास में यहीं तक। जाते जाते फिर से बोलते हैं, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से एक नए वीडियो लेकर के, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।